हाय फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको सेक्शन नंबर ए से हम पढ़ रहे हैं, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये एक पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई। इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम समझेंगे। आपको किस प्रकार से आपका आंसर लिख कर आना है तो वो देखिए। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इसके अंदर सबसे पहले आपको पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स पे फोकस करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट एज यूजुअल, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। पहले पोइट का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में पोइम का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इस प्रकार से हम पॉइंट्स बनाते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। इसके ऊपर फोकस करते हैं, एक एक लाइन को समझा रहा हूँ, समझिए। वर्ड्सवर्थ फुल नेम, वर्ड्सवर्थ का जो नाम है, फुल नेम, जो फुल नेम है वॉज था विलियम वर्ड्सवर्थ। उनका पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ था। ही वॉज बॉर्न इन 1770। यहाँ गौर कीजिए, ही वॉज बॉर्न इन 1770। वो 1770 में जन्मे थे एंड डाइड इन 1850, और 1850 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, 80 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। तो ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था 1770 में, एंड डाइड, वो मर गए थे इन 1850, 1850 में, एट द एज ऑफ 80 ईयर्स ओल्ड, जब वो 80 साल के थे। ही इज़ द ग्रेटेस्ट नेचर पोइट। आपको ये पॉइंट बताना है कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट नेचर पोइट। वो ग्रेटेस्ट नेचर पोइट है, वो ग्रेटेस्ट नेचर पोइट है ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। वो संसार के सबसे महान ग्रेटेस्ट नेचर पोइट है, सबसे महान प्राकृतिक कवि है। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, मतलब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी एट द एज ऑफ 80, जब वो 80 साल के थे। सॉरी, 8 लिखा हुआ है। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी एट द एज ऑफ 8, जब वो 8 साल के थे। एंड 13, और जब वो 13 साल के थे, मतलब 8 साल और 13 साल के थे, तब उनकी माता और पिता की मृत्यु हो गई थी और वो ऑर्फन हो गए थे। ऑर्फन का मतलब यहाँ पर है कि वो वो अनाथ हो गए थे, अनाथ बन गए थे। एंड पोइट वॉज, उसके बाद में ऑर्फन पोइट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑर्फन पोइट, जो अनाथ कवि थे, वॉज ब्रॉट अप, उनका लालन पालन किया गया बाय हिज अंकल, उनके चाचा के द्वारा उनका लालन पालन किया गया। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने अपना जीवन, अधिकतर समय उन्होंने बिताया है, उन्होंने अपना अधिकतर समय बिताया इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। कोई लेक डिस्ट्रिक्ट जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपना समय, अधिकांश समय वहाँ पर उन्होंने बिताया। एंड नेचुरल सराउंडिंग्स, और जो प्राकृतिक वातावरण है उसके अंदर उन्होंने अपना समय पूरा का पूरा बिताया। ही इज़ नॉन एज ए लेक पोइट, हम उनको लेक पोइट के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज ग्रेटली थ्रिल्ड, वो ग्रेटली थ्रिल्ड थे, मतलब ही वॉज ग्रेटली थ्रिल्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे बाय द क्राई ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये एक मतलब बड़ी सी किताब है, बुक है। इस बुक से वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। राइज्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, जो राइज्ड की गई, जो उठाई गई थी, ये मुद्दा, ये पॉइंट उठाया गया था फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, मतलब फ्रांस की क्रांति से भी हमारे जो ये कवि साहब है विलियम वर्ड्सवर्थ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे, प्रभावित थे। तो हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट के अंदर कि विलियम वर्ड्सवर्थ का, मतलब वर्ड्सवर्थ का पूरा नाम ये है। इनका जन्म 1770 में हुआ, 1850 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 80 साल तक ये जिए थे, ये नेचर पोइट थे। और 8 साल की उम्र में और 13 साल की उम्र में आते आते ये पूरे ऑर्फन हो चुके थे। और ये जो ऑर्फन पोइट है, इनका लालन पालन इनके अंकल के द्वारा किया गया। इन्होंने अपना पूरा समय लगभग लेक डिस्ट्रिक्ट के आसपास बिताया, नेचर के आसपास बिताया। इनको लेक पोइट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा खुश ये लिबर्टी, इक्वलिटी एंड
फ्रेटर्निटी से थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी द्वारा उठाई गई थी, फ्रांस की क्रांति के द्वारा या फ्रांस की क्रांतिकारियों के द्वारा उठाई गई थी। बहुत अच्छा पॉइंट हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉइंट। नाउ हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम में क्या क्या होता है देखते हैं। द पोइम इज वन ऑफ द फेमस सोनेट। ये जो पोइम है ये एक फेमस सोनेट है, और आपको पता है सोनेट में 14 लाइन होती है, 14 लाइंस का एक सोनेट होता है। आपको सोनेट के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में सोनेट देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा सोनेट की मैंने पूरी डिटेल आपको समझाई हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा सोनेट का, तो आप देख लीजिएगा। तो द पोइम इज वन ऑफ द फेमस सोनेट। ये जो पोइम है ये एक फेमस सोनेट है ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का ये फेमस सोनेट है। ही मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज्ड किया था दिस पोइम, इस पोइम को इन मई 1806 1806 के अंदर इन्होंने इस पोइम को कंपोज किया था। याद रखेंगे ये फेमस पॉइंट है, इनको आपको लिखना ही है कि उन्होंने ये पोइम 1806 के अंदर कंपोज की थी, लिखी थी। इट इज़ एन एक्सप्रेशन। ये जो पोइम है, इट मतलब यह जो पोइम है, एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, एक प्रभाव है, एक दिखावा है ऑफ हिज लव एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इन्होंने अपना एक्सप्रेशन किया है, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है ऑफ हिज लव, अपने प्रेम की, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन की, अपने प्रशासन की। उस समय क्या प्रशासन था, उस समय क्या प्रेम था, वो उन्होंने अपनी इस पोइम के अंदर दिखाया फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, नेचर के ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि सन, सूर्य के प्रति उन्होंने अपना क्या प्रेम और क्या एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया है। इसी प्रकार से मून, इसी प्रकार से स्काई, सी एंड विंड्स। मतलब कुल मिलाकर इन्होंने जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स है, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपना एक्सप्रेशन दिखाया है और अपना एडमिनिस्ट्रेशन बताया है। ठीक है, तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन, ये एक अभिव्यक्ति है उनके प्रेम की और उनके प्रशासन की नेचर के ऑब्जेक्ट्स के प्रति। और नेचर के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, सन हुआ, मून, स्काई, सी, विंड्स। ठीक है, सूरज, चंद्रमा, आकाश, समुंदर और हवा, इस तरीके से। द लैंग्वेज इज क्वाइट सिंपल। हमें बताया जाता है कि हमारे जो कवि साहब है विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है। ही बिलीव्स, उनका विश्वास है कि पोएट्री ऑट टू बी रिटन, उनका विश्वास है। ही बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं, आप चाहे तो पूरा प्रेजेंट में बना सकते हैं कि ही बिलीव्स दैट, उनका विश्वास है कि पोएट्री ऑट टू बी रिटन, पोएट्री लिखी जानी चाहिए, पोएट्री लिखी जानी चाहिए इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज। सिंपलेस्ट लैंग्वेज आप समझ गए होंगे, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में पोएट्री को लिखा जाना चाहिए ऑफ द कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल होते हैं, जैसे हम जैसे लोग होते हैं, हम जितनी इंग्लिश समझते हैं उसके अकॉर्डिंग, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी ये जो पोइम है, ये पोइम उन्होंने लिखी है। सिंपलेस्ट लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल की उन्होंने लिखी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, जितनी भी सारी पोइम्स थी, उन पोइम्स में से एक पोइम है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब चरित्र चित्रण किया गया है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस वर्क है, कहने का मतलब। द पोइम, ये जो पोइम है, शोज मतलब दिखाती है, ये जो कविता है ये दिखाती है द लव ऑफ द पोइट, कवि का लव दिखाती है पैगनिज्म के प्रति। और पैगनिज्म का मतलब होता है पैगंबर लोग, यहाँ पर है नेचर के प्रति। उन्होंने अपनी इस पोइम के अंदर, ये जो पोइम है ये नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा लेख बखान करती है, लेख बताती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए फास्ट कि बताया जाता है पोइम के अंदर कि ये फेमस सोनेट है और इन्होंने मई 1806 में लिखा था। इन्होंने अपने नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स है, सन, मून, स्काई, सी, विंड्स, इनकी बातें की है। लैंग्वेज बड़ी सिंपल है और उनका मानना है कि हमेशा कॉमन पीपल की लैंग्वेज में ही हमें कविता लिखनी चाहिए। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है या फेमस पोइम है वर्ड्सवर्थ की। और उन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने हमेशा फोकस किया है पैगनिज्म के प्रति, मतलब नेचर के प्रति। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा पॉइंट, वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड, कि वर्ड्सवर्थ का क्या एटीट्यूड है नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, प्रकृति उनको कैसी लगती है, प्रकृति के बारे में हमारे कवि क्या कहते हैं। तो वो पॉइंट है कि वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर। हमें बताया जाता है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो ग्रेटेस्ट पोइट है नेचर के बहुत महान कवि है। हिज
हिज मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की डीपेस्ट सिंपैथीज, जो उनकी डीपेस्ट सबसे गहरी से गहरी जो सांत्वना है, सिंपैथी है, वर द सिंपल लाइफ, कि सिंपल लाइफ में रहो ऑफ द कंट्री, मतलब ग्रामीण जीवन में रहो सिंपल लाइफ के अंदर। जो उनकी जो वर्ड्सवर्थ की जो सिंपैथी है, डीपेस्ट सिंपैथी है, वो क्या थी? सिंपल लाइफ ऑफ द कंट्री, की कंट्री मतलब ग्रामीण जीवन, यहाँ पर कंट्री मतलब ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जीवन, ग्रामीण सादा सुलभ जीवन जिया जाए। ही वॉज ए वर्शिपर ऑफ नेचर, वो प्रकृति पुजारी थे, प्रकृति की पूजा वो करते थे। नेचर वॉज ए लिविंग प्रेजेंस फॉर हिम, उनके लिए प्रकृति लिविंग प्रेजेंस थी, जीती जागती धरोहर थी। नेचर वॉज लिविंग प्रेजेंस, नेचर जो थी उनके लिए जीती जागती प्रस्तुति थी उनके लिए। नेचर वॉज, आगे बताया जा रहा है, नेचर वॉज वर्ड्सवर्थ, हमें बताया जाता है नेचर वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, नेचर जो है वो वर्ड्सवर्थ की फ्रेंड थी, नेचर वर्ड्सवर्थ की फिलोसोफर था और नेचर उनके लिए गाइड था। कहने का मतलब ये है कि नेचर उनके लिए फिलोसोफर है, गाइड है, फ्रेंड है। हमें इन 3 पॉइंट पे फोकस करना है। एन ऑर्डिनरी सनसेट, एक साधारण जो सूर्यास्त होता है, ए वॉक ओवर द हिल्स, हमें बताया जा रहा है उनकी पोइम्स के नाम है या उनके पोइम्स के अंदर जो बातें आती हैं उनकी। एन ऑर्डिनरी सनसेट, एक साधारण सा सूर्यास्त हमें उनकी पोइम्स के अंदर मिलता है। ए वॉक ओवर द हिल्स, कोई बंदा पहाड़ियों के ऊपर चलता हुआ हमें नजर आता है। एक क्लस्टर, हमें बताया जाता है क्लस्टर ऑफ डैफोडिल्स, हमें उनकी पोइम्स जब हम पढ़ते हैं तो डैफोडिल्स के फूल होते हैं तो फूलों का गुच्छा हमें दिखाया जाता है। द रेन बियरिंग विंड, रेन बियरिंग विंड का मतलब बारिश के साथ में जो हवाएं चलती है वो हमें इस प्रकृति के अंदर बताया जाता है। द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगल, हमें नाइटिंगल के सॉन्ग के बारे में खूब बातें बताई जाती है। फिर हमें ए रीपिंग गर्ल, एक फसल काटती हुई लड़की हमें दिखाई जाती है। तो सच थीम्स, ये जो ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, ये जो ऐसे ऐसे थीम्स है, इंस्पायर्ड करती है वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है टू सुप्रीम अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए। मतलब कवि को बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है इन सब चीज़ों से। किन किन सब चीज़ों से? उनकी पोएम्स के अंदर बहुत सारी बातें हैं। ऑर्डिनरी सनसेट की बात की है, पहाड़ियों के ऊपर चलना, डेफोडिल्स के फूलों की बात, बारिश हवाओं के साथ, नाइटिंगल की बात, फसल काटती हुई लड़की, ये सब चीज़ें वर्ड्सवर्थ को सुप्रीम अचीवमेंट प्राप्त करती है। फिर हमें बताया जाता है वर्ड्सवर्थ जो है, वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइज्ड टू नेचर। स्पिरिचुअलाइज्ड का मतलब होता है धार्मिक बनाना। वर्ड्सवर्थ प्रकृति को धार्मिक बताता है। वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइज्ड टू नेचर, वर्ड्सवर्थ है ना, प्रकृति को क्या बताता है? स्पिरिचुअलाइज्ड, स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टू मैन। अब वर्ड्सवर्थ मानव के बारे में क्या करता है? मैन का मतलब यहाँ पर मानव है। मानव के बारे में वर्ड्सवर्थ क्या कहता है? वर्ड्सवर्थ आइडियलाइज्ड, वर्ड्सवर्थ जो है वो आइडियलाइज का मतलब आदर्श बताता है चाइल्डहुड को। वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड को आदर्श बताता है। चाइल्डहुड का मतलब आप जानते हैं बचपन, आइडियलाइज्ड का मतलब आदर्श बनाना। ही हैज़, उनका मानना है कि ही हैज़ ग्रेट लव, उनका महान प्रेम था, और फॉर सिंप्लिसिटीज ऑफ लाइफ, कि जीवन के अंदर सिंप्लिसिटी रखनी चाहिए। सिंप्लिसिटी का मतलब व्यक्ति को दिखावा नहीं करना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, साधारण रहना चाहिए। तो ही हैज़ ग्रेट लव, उनका बहुत ज़्यादा प्रेम था लाइफ के प्रति। कौन सी लाइफ के प्रति? सिंप्लिसिटीज के प्रति। फॉर ए कॉटेज गर्ल, उनका प्रेम था फॉर ए कॉटेज गर्ल। कॉटेज गर्ल का मतलब झोपड़े में रहने वाली लड़की, मतलब ग्रामीण लड़कियों के प्रति उनका प्रेम था। ए सिंपल ओल्ड डेल्स मैन, सिंपल जो मैन होते हैं, बूढ़े आदमी जो होते हैं, उनके प्रति उनका प्रेम था। एन ऑर्डिनरी मिलिट्री मैन, एक साधारण पुलिस का फौजी जो होता है उनके प्रति उनका प्रेम था। एंड ऑल कॉमन पीपल, कुल मिलाकर ग्रामीण जीवन से उनका बहुत ज्यादा प्रेम था। ही हैज ए न्यू फेथ इन मैन, उनका मानव के प्रति विश्वास था नया। ए न्यू फेथ, एक नया विश्वास मानव के अंदर उनका था। ये हमने मानव के लिए पढ़ा। उन्होंने चाइल्डहुड को फोकस किया है, उन्होंने सिंप्लिसिटी लाइफ के बारे में बताया, कॉटेज गर्ल के बारे में बात की है, सिंपल ओल्ड डेल पीपल के बारे में बात की है, मिलिट्री पीपल के बारे में बात की है, कॉमन पीपल के बारे में बात की है। ये सब बातें उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने बताई है।
फिर हमें बताता है सेंट्रल थीम ऑफ दिस सोनेट, ये जो सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसकी सेंट्रल थीम क्या है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और नहीं पूछा जाता है तो हमारा ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन बन ही रहा है। तो हमारा पॉइंट है कि वर्ड्सवर्थ सेज दैट, कवि कहता है कि मैटेरियलिज्म जो ये भौतिकता है इज नाउ द हाईएस्ट एम ऑफ मॉडर्न मैन, आज के युग के अंदर ये जो आधुनिक व्यक्ति है, जैसे हम जो लोग हैं आज की पीढ़ी के जो लोग हैं, ये मैटेरियलिज्म के अंदर घुसे हुए हैं, भौतिकता के अंदर घुसे हुए हैं, ये प्रकृति को भूल चुके हैं, प्रकृति की तो बात ही नहीं करते, उनको तो बस पैसा पैसा पैसा, कमाना बिताना, बस यही चाहिए। पीपल हैव बिकम कोल्ड, जो व्यक्ति है वो कोल्ड हो चुका है, केयरलेस हो चुका है एंड कैलकुलेटिंग हो चुका है क्रिश्चियंस के प्रति। मतलब पीपल हैव बिकम कोल्ड, लोग मतलब उदासीन हो चुके हैं, केयरलेस मतलब ध्यान नहीं देते हैं, एंड कैलकुलेटिंग क्रिश्चियंस, और भगवान के नाम को भी कैलकुलेट करके यूज करते हैं, मतलब भगवान का नाम भी ढंग से नहीं लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनका ध्यान सिर्फ मेटेरियलिज्म में है, भौतिकता में है, और उन बिल्कुल उदासीन हो चुके हैं। तो दे हैव बिकम कोल्ड, वो ठंडे हो चुके हैं, केयरलेस का मतलब यहाँ पर एक तरीके से कठोर हो चुके हैं, एंड कैलकुलेटिंग करते रहते हैं क्रिश्चियंस को। वी आर ओबेस्ड, वी आर, अब हमारी बात की जा रही है कि वी आर ओबेस्ड विद वर्ल्डली पोजेशन, वी आर ओबेस्ड का मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा घुल चुके हैं, मिल चुके हैं, वी आर ओबेस्ड, हम बहुत ज़्यादा घुल मिल चुके हैं विद वर्ल्डली पोजेशन, ये जो सांसारिक मोह माया है उसके अंदर वी आर ओबेस्ड, हम फंस चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा सम्मिलित हो चुके हैं। आज की भौतिकता के बिना हम रह नहीं सकते, लाइट नहीं आए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लाइट तो चलो अलग बात होगी, नेट नहीं चले तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो ओबेस वो बहुत ज़्यादा ये जो वर्ल्डली पोजेशंस है उनके अंदर मानव फंसता जा रहा है। वी हैव नो सिंपैथी, हमारी सिंपैथी नहीं है, हमारी सांत्वना ही नहीं है विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, हम प्रकृति के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम प्रकृति के जो तत्व है उनके ऊपर तो हम फोकस ही नहीं करते हैं। कैपिटलिज्म इज वर्स देन पेगनिज्म, कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवादिता, पूंजी कमाना हमारा उद्देश्य है कि पूंजी कमाना इज वर्स, मतलब पूंजीवादी इज वर्स, बहुत ही बेकार है देन पेगनिज्म। ये जो नेचर प्रकृति होती है, नेचर के जो लोग होते हैं, जो नेचर के प्रति अपना धर्म रखते हैं, नेचर से अपना पूरा प्रेम करते हैं, वो लोग, जो ये पेगन वाले जो मत वाले लोग हैं उनसे बेकार कैपिटलिज्म है, मतलब कैपिटलिज्म का मतलब क्या, पूंजीवादी लोग। कि क्राइस्ट, अब भगवान क्राइस्ट, ईश्वर जो क्राइस्ट है, उन्होंने क्या कहा कि व्हाट सेल इट प्रॉफिट ए मैन, हमें बताया जाता है क्रिस्ट सेड, क्राइस्ट ने कहा कि व्हाट सेल इट प्रॉफिट ए मैन, कि एक व्यक्ति को क्या प्रॉफिट होगा, इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड एंड लॉस हिज सोल, एक व्यक्ति को क्या प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉफिट मिलेगा अगर वो पूरी संसार की दौलत को हासिल कर ले और अपनी आत्मा को खो दे, उस व्यक्ति को क्या प्रॉफिट होगा, कि संसार की सारी वस्तुएं उसने प्राप्त कर ली लेकिन उसने अपनी आत्मा खो दी, उस व्यक्ति को क्या प्रॉफिट होगा। ये विलियम वर्ड्स के विचार है इस पोएम के अंदर। वर्ड्सवर्थ प्रीफर टू बी ए पेगन टू बी ए क्रिश्चियन, अब हमें बताया जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ प्रीफर करता है, पसंद करता है पेगन बनना, प्रकृति प्रेमी बनना वो पसंद करता है, टू बी ए क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का मतलब ईश्वर का भक्त बनने के बजाय वो प्रकृति का भक्त बनना पसंद करता है। इस पोएम के अंदर इसी चीज पे फोकस किया गया है। वर्ड्सवर्थ के बारे में हमें यही सीखने को मिलता है कि वह ईश्वर भक्त होने के बजाय वो प्रकृति भक्त होने की बात हमें बताता है कि पेगन्स जो प्रकृति प्रेमी होते हैं आर वर्शिपर्स, वो वर्शिपर्स होते हैं, वो पूजा करते हैं, वो प्रकृति प्रेमी होते हैं, नेचर प्रेमी होते हैं, ठीक है। दे बिलीव, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, दे बिलीव, वो विश्वास करते हैं इन पॉलीथेइस्टिक रिलीजन एंड वर्शिप डिफरेंट डिटीज ऑफ नेचर। यहाँ पर बात आ रही है कि दे कौन, पेगन्स, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, बिलीव, वो विश्वास करते हैं पॉलीथेइस्टिक का मतलब बहुईश्वरवाद से मतलब है बहुधार्मिक, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, अलग अलग धर्म में विश्वास करने वाले होते हैं, एंड वर्शिप, पूजा करते हैं डिफरेंट डिटीज, अलग अलग डिटीज की, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, बट नेचर, केवल नेचर की, नेचर के अलग अलग भगवानों की पूजा करना उनका मेन उद्देश्य होता है। दे बिलीव, उनका विश्वास होता है
थेइस्टिक रिलीजन के में, पॉलीथेइस्टिक रिलीजन का मतलब हो गया बहु ईश्वरवाद धर्म के अंदर, बहु धर्म के अंदर उनका विश्वास होता है और वो ईश्वर के जो देवी देवता होते हैं, ईश्वर के देवी देवता, उनकी पूजा करने में वो विश्वास करते हैं। दे नेवर फील लोनली इन फील्ड और ऑन ए माउंटेन और ऑन द सी शोर। बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रकृति की बात है सारी की। दे कौन? पेगनिज्म जो लोग होते हैं, पेगन्स के जो लोग होते हैं, प्रकृति जो प्रेमी लोग होते हैं, दे नेवर फील लोनली, वो कभी अकेला फील नहीं करते इन ए फील्ड। अगर वो किसी खेत में अकेले खड़े हैं तो उनको अकेला महसूस नहीं होता है। ऑन ए माउंटेन, अगर वो किसी पहाड़ी पर अकेले चल रहे हैं तो उनको अकेला फील नहीं होता है। और ऑन द सी शोर, या वो किसी समुद्री किनारे के आसपास में चल रहे हैं तो भी उनको अकेला फील नहीं होता है। दे नेवर फील लॉनली, उनको कभी अकेला फील नहीं होता है। दिस एस्पेक्ट, ये जो तत्व है ऑफ पेगनिज्म का, ये जो पेगनिज्म का ये जो तत्व है, ये पेगनिज्म की जो थियरी है, ये जो प्रकृति प्रेमी लोगों की ये जो थियरी है, ये थियरी ही अट्रैक्ट करती है वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ इसी से अट्रैक्ट होता है। वर्ड्सवर्थ ये जो पेगनिज्म की ये जो थियरी है, ये जो एस्पेक्ट है, इसी से क्या होता है? बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। फिर हमें बताया जाता है पेगनिज्म जो है ब्रिंग्स मैन क्लोजर टू द नेचर देन क्रिश्चियनिटी। कहने का मतलब है कि प्रकृति प्रेमी, ये जो प्रकृति का प्रेम है, पेगनिज्म है, ये प्रकृति का जो प्रेम है, ब्रिंग्स मतलब लाता है, मैन मतलब व्यक्ति को, मानव को, क्लोजर मतलब पास में, टू द नेचर, नेचर टू नेचर, नेचर के पास में लाता है, देन क्रिश्चियनिटी, ईश्वर प्रेम के बजाय प्रकृति प्रेम के प्रति ये जो पेगनिज्म है ये मानव को क्लोज लाता है, पास लाता है। अतः वर्ड्सवर्थ वांट्स, वर्ड्सवर्थ चाहता है टू बी ए पेगन, कि मैं एक पेगन बन जाऊं, रादर देन ए क्रिश्चियन, कि मैं एक क्रिश्चियन बनने के बजाय मैं क्या बन जाऊं? एक पेगन बन जाऊं। बहुत अच्छा पॉइंट है। वर्ड्सवर्थ यही चाहता है कि मैं एक क्रिश्चियन बनने के बजाय मैं एक पेगन बन जाऊं। अगला पॉइंट है अटैक ऑन मैटेरियलिज्म। हमारे कवि ने भौतिकवाद के ऊपर अटैक किया है। किस तरीके से अटैक किया है देखते हैं एक एक पॉइंट, कि इन दिस सोनेट, इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ, जो वर्ड्सवर्थ है वो अटैक करता है द ग्रोविंग मैटेरियलिज्म ऑफ हिज एज, उसके जमाने में, उसके समय में, ऑफ हिज एज, अपने समय में, ऑफ हिज एज मतलब अपने समय। वर्ड्सवर्थ अपने समय में ये जो मैटेरियलिज्म ग्रोविंग हो रहा है, ये जो भौतिकवादिता बढ़ रही है, इस भौतिकवादिता के ऊपर इस सोनेट में उन्होंने अटैक किया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने इसको बनाया है कि इन दिस सोनेट, इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ अटैक करता है, वर्ड्सवर्थ आक्रमण करता है ग्रोविंग मैटेरियलिज्म के ऊपर, बढ़ते हुए भौतिकवादिता के ऊपर, ऑफ हिज एज, अपने समय में। ही अटैक्स, वो अटैक करता है डिस्गस्टिंग एपैथी एंड इनडिफरेंस ऑफ द पीपल ऑफ हिज टाइम्स टू ब्यूटीज ऑफ नेचर। बहुत अच्छा पॉइंट है, एक एक पॉइंट समझाता हूं कि ही अटैक्स, वो अटैक करते हैं, वो जो हमारे कवि है वो अटैक करते हैं डिस्गस्टिंग, इस बेकार एपैथी के ऊपर, इस बेकार एपैथी के ऊपर, ये जो बेकार उदासीनता है, ये जो बेकार इनडिफरेंसेस है ऑफ पीपल, ये लोग जो लोग उदासीन हो चुके हैं, पीपल, इंडिफरेंसेस ऑफ द पीपल, इंडिफरेंसेस ऑफ द पीपल का मतलब हो गया लोग जो उदासीन हो चुके हैं, जो एपैथी हो चुके हैं, इस बेकार डिस्गस्टिंग एपैथी के प्रति उदासीन मतलब उदासीन हो चुके हैं पीपल ऑफ इस टाइम, अपने समय में, टू द ब्यूटीज ऑफ नेचर। बहुत अच्छा पॉइंट है। कवि ने सिर्फ इतना सा ही कहा है कि ये जो प्रकृति की सुंदरता है, जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद में फिर जो हवा चलती है तो मिट्टी में कितनी अच्छी खुशबू आती है, ये प्रकृति की खुशबू है। तो कवि यही समझाना चाह रहा है कि जो नेचर की ब्यूटी है, जो प्रकृति की सुंदरता है, उस प्रकृति की सुंदरता को लोग, पीपल, अपने समय के अंदर, हिज टाइम के अंदर, अपने समय के अंदर उस प्रकृति की सुंदरता से वो क्या हो चुके हैं? उदासीन हो चुके हैं। इस चीज के ऊपर हमारे कवि ने अटैक किया है। He says, वो कहता है कि people of his time, people अपने समय में, to give some time to the beauties of nature, कि he says, वो कहता है कि people of his time, अपने समय के लोगों को give some time, थोड़ा बहुत तो समय देना ही चाहिए, to the beauties of nature, जो प्रकृति की सुंदरता है उसके प्रति थोड़ा बहुत तो समय उनको देना ही चाहिए। He says that, वो कहते हैं कि they should find, उन्हें ढूंढना चाहिए, some moments, कुछ पल, for appreciating
द लवली एस्पेक्ट ऑफ नेचर। बहुत अच्छा पॉइंट है। वो कहते हैं कि दे शुड फाइंड, उन्हें ढूंढना चाहिए, सम मोमेंट्स, कुछ पल उनको ढूंढना चाहिए एप्रिसिएटिंग करने के, प्रशंसा करने के, द लवली एस्पेक्ट ऑफ नेचर। ये जो नेचर का लवली एस्पेक्ट है, ये नेचर की जो बहुत ही फाइन, बहुत ही प्यारी जो ये कला है, इस कला की बढ़ाई उनको करनी चाहिए। इतना समय तो कम से कम एक मानव को निकालना ही चाहिए। ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, नेचर के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, एक बार देख ले। वर्ड्सवर्थ सेज दैट, कवि कहता है कि वी हैव स्ट्रक, हम चिपक चुके हैं, ए मीन, एक बहुत ही बेकार और बहुत ही बेस बार्गेन से। मतलब हम चिपक चुके हैं, हम चिपके हुए हैं, हमारी लत लग चुकी है इस बेस बार्गेन से, इस सौदेबाजी करने से, पैसा कमाना, चीज़ें खरीदना, उनका यूज करना, बेकार करना, इन सब चीज़ों से हम स्ट्रक हो चुके हैं, हम चिपक चुके हैं। वी हैव स्ट्रक ए मीन, इस बेकार, इस बेस बार्गेन से, इस मतलब अतुल्य क्या, इस नीच बार्गेन से, इस सौदेबाजी से हम ऊब चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं। एक तरीके से स्ट्रक का मतलब चिपकना होता है, हम चिपक चुके हैं, आदी बन चुके हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि कॉमर्शियलाइज्ड सिविलाइजेशन, आज की जो सभ्यता है, कॉमर्शियलाइज्ड जो सभ्यता है, उस सभ्यता में वी डू नॉट एडमायर नेचर, हम नेचर की तो एडमायर करते ही नहीं है, हम नेचर की प्रशंसा तो करते ही नहीं है। ही डिस्क्राइब्स, वो डिस्क्राइब करता है द सी, समुंदर को, वह समुंदर की बात हमें बताता है, समुंदर को डिस्क्राइब करता है, समुंदर के बारे में हमें बताता है। विच रिफ्लेक्ट्स द मून, जो चंद्रमा का रिफ्लेक्ट देता है। समुंदर की जो सरफेस होती है, उस पे ऊपर जो चंद्रमा होता है रात के समय, उसका रिफ्लेक्शन उस समुंदर के ऊपर पड़ता है। तो वही हमें बताया जा रहा है कि ही डिस्क्राइब, हमारा कवि डिस्क्राइब करता है, हमारा कवि वर्णन करता है उस समुंदर के बारे में जो रिफ्लेक्ट करता है, जो प्रदर्शित करता है, जो दिखाता है। मून चंद्रमा को दिखा देता है, अपने समुंदर के अंदर वो चंद्रमा को दिखा देता है। एंड हॉलिंग वाइंड्स, और ये जो झोंके मारती हुई जो हवाएं हैं, ये हवाएं विच आर नाउ लल्ड, लुल्ड का मतलब होता है लोरी गा के सुला रही है, टू स्लीप लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और ये जो सोते हुए फूल है, इन सोते हुए फूलों को मतलब लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सोते हुए फूलों के जैसे वो जो लोरी गाती हुई जो हवा है, वो इस समुंदर को सुला रही है। वाह, क्या क्या गजब इमेजिनेशन है। समुंदर जो है वो चंद्रमा को दिखा रहा है, अपना रिफ्लेक्ट डाल रहा है, और समुंदर बिल्कुल शांत है, इस तरीके से शांत है जैसे कि कोई लोरी गाती हुई हवा स्लीपिंग फ्लावर्स को, सोते हुए फूलों को एकदम सुला देती है, उसी तरीके से ये समुंदर सोया हुआ है। फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, ये जो प्रकृति के ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये तत्व है, द मॉडर्न पीपल आर आउट ऑफ हार्मनी, जो आज का जो मानव है वो इस हार्मनी से, इस तालमेल से बिल्कुल वंचित है। उसको पता ही नहीं क्या चंद्रमा, क्या तारे, क्या हवा, क्या प्रकृति, क्या फूल, क्या पहाड़, कुछ पता नहीं है आज के मानव को। स्टाइल ऑफ द पोएम, हम लगभग लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। इस पोएम की क्या स्टाइल है उस पे हम बात करते हैं, ये लास्ट ही पॉइंट है, स्टाइल ऑफ द पोएम। द सोनेट इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ वर्ड्सवर्थ सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो सोनेट है, ये वर्ड्सवर्थ की जो सिंप्लिसिटी का एक्सप्रेशन होता है, सिंप्लिसिटी एकदम साधारण जो अभिव्यक्ति होती है, उसका बहुत गजब का एग्जाम्पल है। अरे ये जो लाइन्स है ना, ये फेमस मतलब पॉइंटेबल लाइन्स है, हर किसी में लिख सकते हो। द सोनेट इज वन ऑफ दी भी कर सकते हो, द सोनेट इज वेरी ग्रेट, द सोनेट इज वेरी फाइन, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, कुछ भी लिख सकते हो। द सोनेट इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्सवर्थ सिंप्लिसिटी। ये जो सोनेट है, ये वर्ड्सवर्थ की जो सिंप्लिसिटी का जो एक्सप्रेशन है, उसका फाइन एग्जाम्पल है। द सोनेट ऑल्सो इलिस्ट्रेट, अब ये इलिस्ट्रेट का मतलब क्या है? इलिस्ट्रेट का मतलब वर्णन करना। ये जो सोनेट है ना, ये बताता है, क्या बताता है कि हाउ द एग्जैक्ट टेक्निक्स आर यूज्ड हियर, कि कैसे एग्जैक्ट टेक्निक, कि कैसे एग्जैक्ट पॉइंट, कि कैसे सही सही शब्दों का यूज हमारे कवि ने इस कविता में किया है। द सोनेट कॉम्पेल, ये सोनेट बाधित कर देता है, मजबूर कर देता है। इस सोनेट ने मजबूर कर दिया उसको कि टू कॉन्संट्रेट अपॉन वर्ड्स, कि वो कंसंट्रेट करे शब्दों के ऊपर। कि जब कवि लिख रहा था इस पोएम को, तो इस सोनेट ने, इस पोएम ने उनको बाधित कर दिया, मजबूर बना दिया कि तू एकदम उचित शब्दों का यूज कर। द
वेरी फर्स्ट लाइन, पहली लाइन इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन। पहली लाइन सबसे गजब वर्णन है ऑफ दिस कंसंट्रेशन का, इस कंसंट्रेशन का। मतलब जो कंसंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेटेड जो फोर्स उसने यूज की थी, मतलब कुल मिलाकर जो ध्यान एकाग्रचित करके उन्होंने शब्दों का यूज किया था, वो हमें पहली लाइन से ही पता चल जाता है। और पहली लाइन है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस लाइन से हमें पता चल जाता है कि हमारे कवि ने बहुत अच्छे शब्दों का यूज किया। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये जो संसार है ये टू मच हो चुका है विद हमारा, ये जो संसार है ये बहुत बेकार हो चुका है हमारे लिए, इस तरीके की बात उन्होंने की है। तो आपको ये पोइम आई थिंक समझ में आ गई होगी। अगर ये पोइम आपको समझ में आई है, ये पोइम से मतलब है मेरा ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छे कमेंट करो, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर किसी के पास में जाए, हर कोई इसको देखे और मुझे मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।